बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 13 है और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है और लास्ट आपका इकोसिस्टम है टंड्रा इकोसिस्टम। द लास्ट बायोम सीन बिफोर रीचिंग द पोलर आइस कैप इज़ द आर्कटिक टंड्रा। के आखिरी बायोम दैट इज़ सीन बिफोर रीचिंग द पोलर आइस कैप, पोलर आइस कैप से पहले जो आखिरी बायोम आता है वो क्या है? आर्कटिक टंड्रा है। आर्कटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉर्थ, नॉर्थ से रिलेटेड, नॉर्थ पोल से रिलेटेड। ठीक है, अब ये आर्कटिक टंड्रा क्या है? इट इज़ ए वास्ट ट्रीलेस रीजन। ये एक वसी ट्रीलेस रीजन है, यानी कि दरख्तों के बगैर इलाका होता है। बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन, जो किसको बॉर्डर कर रहा होता है, किस या किसके बॉर्डर पे होता है? आर्कटिक ओशन, यानी कि वो समंदर जो नॉर्थ पोल के करीब है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वेजिटेशन। टंड्रा की बात हो रही है कि टंड्रा किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ वेजिटेशन। इससे आप एक वेजिटेशन मुराद लेते हो। कहाँ पे? इन द ट्रीलेस हाई लैटिट्यूड। ठीक है, टंड्रा से आप क्या मुराद लेते हो? टंड्रा एक किस्म का सब्ज़ा। कहाँ पे? इन द ट्रीलेस, ट्रीलेस इलाके में। किस, कहाँ पे? एट हाई लैटिट्यूड। कहाँ पे है ये? बिटवीन द टाइगा एंड द पोलर आइस कैप। और ये लैटिट्यूड में इसकी लोकेशन हो गई। टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन का मतलब होता है ट्री की लाइन होती है। सच एज माउंटेन ऑफ कराक्रम एंड को हिंदूकश इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के अंदर आपने इसकी लोकेशन बताई। अब दुनिया के अंदर देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। आर्कटिक टंड्रा स्ट्रेचेज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप एंड साइबेरिया। और साइबेरिया जो है विद हाई लैटिट्यूड में आता है। सो ये दुनिया में इसकी लोकेशन है। देख लें दोबारा कि द लास्ट बायोम सीन बिफोर रीचिंग द पोलर आइस कैप इज़ आर्कटिक टंड्रा। कि वो लास्ट बायोम जो मतलब पोलर आइस कैप से पहले आता है वो आर्कटिक टंड्रा है। अब ये क्या है? इट इज़ ए वास्ट ट्रीलेस रीजन बॉर्डरिंग द आर्कटिक ओशन। ये एक वसी ट्रीलेस रीजन है और बॉर्डरिंग करता है किसको? आर्कटिक ओशन को। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, अब टंड्रा से मुराद क्या लेते हैं हम? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब टाइप ऑफ वेजिटेशन इन ट्रीलेस हाई लैटिट्यूड बिटवीन द टाइगा एंड द पोलर आइस कैप and at high altitude across mountain above timberland such as माउंटेन ऑफ कराक्रम एंड को हिंदूकश इन पाकिस्तान। जबकि दुनिया में कहाँ पे? आर्कटिक टंड्रा स्ट्रेचेज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप एंड साइबेरिया विद हाई लैटिट्यूड। अब देखते हैं टंड्रा इकोसिस्टम में प्लांट लाइफ कैसी होती है और एनिमल लाइफ टंड्रा इकोसिस्टम में कैसी है। द ग्राउंड इज़ कारपेटेड विद स्मॉल पेरेनियल फ्लावर्स। ठीक है, जो ग्राउंड है वो कारपेटेड होती है विद स्मॉल पेरेनियल फ्लावर्स and dwarf willows no more than a few centimeter tall, often with large lichen called reindeer moss। तो आपने क्या कहा? जो ज़मीन होगी वो कारपेटेड होगी। किस से कारपेटेड होगी? विद स्मॉल पेरिनियल फ्लावर। पेरिनियल बोलते हैं जो फूल साल के लिए रहते हैं। पेरिनियल फ्लावर का मतलब दायमी फूल या वो फूल जो साल भर के लिए रहते हैं। सो ग्राउंड पे ऊपर कारपेटेड होगा, यानी कि कारपेट की तरह दिखाई देगा। और वो उस कारपेटेड को कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगी? कारपेट को पेरिनियल फ्लावर्स होंगे। और डवार्फ कहते हैं मतलब दरख्त होते हैं या ट्रीज़ होते हैं जिनकी हाइट कम हो। ठीक हो गया। डवार्फ विलोज़, डवार्फ का मतलब कद कम होना, हाइट कम होना। विलोज़ आप झाड़ी नुमा पौधे ले लो। सो एक तो वहाँ पे पेरिनियल फ्लावर्स होंगे, डवार्फ विलोज़ होंगी जो कि क्या होंगी? नो मोर देन ए फ्यू सेंटीमीटर टाल, जिनकी जो लेंथ होगी या जिनकी जो टालनेस होगी, हाइट होगी, वो चंद सेंटीमीटर से टाल नहीं होंगे। ऑफन विद लार्ज लाइकन, और वहाँ पे तीसरी चीज़ होगी वो लाइकन भी पाई जाएगी। और लाइकन का नाम क्या है? रेंडियर मॉस। आपको पता होना चाहिए रेंडियर मॉस, मॉस आ रहा है, मॉस तो पौधे होते हैं, लेकिन याद रखना अगर मॉस से पहले आ जाए रेंडियर, तो रेंडियर मॉस ये प्लांट नहीं है बल्कि ये क्या है? एक लाइकन है जो कि किसका रिलेशनशिप होता है? फंजाई और
algae का रिलेशनशिप होता है। सो लाइकन इज ए एरेंडियर मॉस इज ए लाइकन, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड algae। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, एक रेंडियर मॉस होती है जो कि एक लाइकन है, इसके अलावा पेरेनियल फ्लावर्स हैं और ड्वार्फ विलोज हैं। इनसे जो ग्राउंड होती है वो क्या होती है, कार्पेटेड होती है। द स्टैंडिंग पूल्स प्रोवाइड सुपर्ब मॉस्किटो हैबिटेट, पानी के वहाँ पे क्या होते हैं, लाइक जोहड़ होते हैं, तालाब होते हैं जहाँ पे पानी क्या करता है, वहाँ ठहरा रहता है। और यही स्टैंडिंग पूल ऑफ वाटर जो होते हैं दे प्रोवाइड सुपर्ब मॉस्किटो हैबिटेट, ये मॉस्किटो को एक अच्छा घर देते हैं, शानदार घर देते हैं। सो क्लियर किया आपने, द स्टैंडिंग वाटर पूल प्रोवाइड सुपर्ब मॉस्किटो हैबिटेट, द मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट प्रोवाइड फूड फॉर न्यूमरस बर्ड। ये जो मॉस्किटोज़ थे और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो भी इंसेक्ट है और दूसरे इंसेक्ट भी होते हैं। सो मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट प्रोवाइड फूड फॉर न्यूमरस बर्ड्स, ये जो मच्छर है और जो दूसरे हशरात हैं ये एक्सीलेंट खुराक बनते हैं किसकी, न्यूमरस बर्ड्स की, दूसरे परिंदों की। ठीक हो गया। सो मॉस्किटो और इंसेक्ट किसकी फूड बनते हैं, न्यूमरस बर्ड्स की। किसकी, कौन से बर्ड्स, डक्स एंड गीज। ये डक्स और गीज बर्ड्स हैं, तो ये डक्स और गीज किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं और मॉस्किटो को खाते हैं। मोस्ट ऑफ विच माइग्रेट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू नेस्ट एंड रेज देयर यंग ड्यूरिंग द ब्रीफ समर फीस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो डक्स और गीज हैं ये बर्ड्स हैं, ये मॉस्किटो को खाते हैं और इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है। और यही परिंदे जो हैं माइग्रेट ए लॉन्ग डिस्टेंस टू नेस्ट एंड रेज देयर यंग, ये जो परिंदे होते हैं ये काफ़ी फासला तय करते हैं। ठीक है। किसको, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने यंग वन को पालने के लिए बहुत बड़ा फासला तय करके आते हैं और इन इंसेक्ट्स को और उन मॉस्किटोज़ को खाते हैं। कब खाते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीफ समर फीस्ट, जो मुख्तसर समर का यानी कि गर्मियों का सीज़न आता है उसके दौरान ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को ये फ़ीस्ट देते हैं। फ़ीस्ट का मतलब होता है ग्रेट मील, ज़ियाफ़त वगैरह। तो मतलब अब ये एक लंबा फासला तय करके आते हैं और अपने बच्चों को खुराक मुहैया करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज़। द टंड्रा वेजिटेशन स्पोर्ट्स लेमिंग्स, जो टंड्रा का वेजिटेशन है यानी कि टंड्रा का जो सब्ज़ा है वो क्या करता है, लेमिंग्स को सपोर्ट करता है। लेमिंग एक एनिमल है, चूहे से मिलता जुलता है, रैट से मिलता जुलता है, रोडेंट है। सो द टंड्रा वेजिटेशन, टंड्रा के अंदर जो सब्ज़ा है वो सपोर्ट करता है लेमिंग्स को, जो कि एक रोडेंट एनिमल है। अब इस लेमिंग को कौन खाएगा, विच आर ईटन बाय द वुल्व्स। ठीक है। इसको कौन खाएगा, वुल्व्स खाएंगे, स्नोई ओल खाएगा, आर्कटिक फॉक्सेस खाएंगी और इवन ग्रिजले बेयर्स इसको खा जाएंगे। सो आपने आखिरी में क्या देखा कि द टंड्रा वेजिटेशन सपोर्ट्स द लेमिंग्स विच आर ईटन बाय द वुल्व्स, स्नोई ओल्स, आर्कटिक फॉक्सेस एंड इवन ग्रिजले बेयर्स। अब हम चलते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट देखते हैं इस इकोसिस्टम के ऊपर, टंड्रा इकोसिस्टम के ऊपर इंसान का क्या असर होता है। द टंड्रा इज़ परहैप्स द मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ ऑल द बायोम। ये MCQs है कि टंड्रा जो है ये सारे बायोम में से सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक है, हसास है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, चेंजेस लेके आएंगे तो इसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। सो द टंड्रा इकोसिस्टम इज़ परहैप्स द मोस्ट फ्रेजाइल ऑफ ऑल द बायोम। ये MCQs पूछते हैं कि सारे बायोम्स में से सबसे फ्रेजाइल कौन सा है, तो आप कहते हो टंड्रा। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न। रीज़न क्या है, इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है। लाइक समर थोड़े से टाइम के लिए आते हैं, गर्मियों का मौसम थोड़े से टाइम के लिए आता है, उसी में चीज़ उन्हें ग्रो करनी होती है पौधों ने, लेकिन वो चूँकि वो ब्रीफ होता है लिहाजा इसका ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट है। ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट होने की वजह से ये जो बायोम है, ये जो इकोसिस्टम है, सबसे फ्रेजाइल है। आगे चलते हैं। ए विलो, वही आपको बता चुका हूँ, झाड़ी नुमा पौधे, बुशेज़ वगैरह। ए विलो 10 सेंटीमीटर और 4 इंचेस हाई, एक विलो है, एक पौधा है जो कि 10 सेंटीमीटर या 4 इंच उसकी क्या है, हाइट है। मे हैव ए ट्रंक 7 सेंटीमीटर और 3 इंचेस इन डायमीटर। उसका जो ट्रंक होगा, उसका जो तना होगा वो 7 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ठीक है। डायमीटर चौड़ाई को कहते हैं, विड्थ को कहते हैं।
तो एक पौधा है उसकी ऊंचाई हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और 4 इंच। उसका जो ट्रंक होगा उसके ट्रंक का डायमीटर होगा 7 सेंटीमीटर या 3 इंच। और एज क्या होगी, दैट मे बी 50 ईयर ओल्ड, और वो 50 साल पुराना होगा। एक पौधा हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो विड्थ है उसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर होगा, और वो कितने साल ओल्ड होगा, 50 ईयर ओल्ड होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द टंड्रा लीव स्कार, इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं टंड्रा में वो क्या छोड़ती हैं, निशान छोड़ती हैं। आपको बता चुका हूँ, बड़ा हसास है, सेंसिटिव है और फ्रेजाइल है, जिसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी हो इंसानी वो क्या छोड़ जाती है, वहाँ पे स्कार छोड़ती है, निशानियाँ छोड़ती है। दैट परसिस्ट फॉर सेंचुरीज़, और वो स्कार वो निशानियाँ सालों तक रहती हैं। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली किसे कहते हैं, खुशकिस्मती से, फॉर टंड्रा इनहेबिटेंट, खुशकिस्मती है टंड्रा इनहेबिटेंट की। इसका मतलब क्या है कि खुशकिस्मती है टंड्रा में रहने वाले जानदारों की, खुशकिस्मती है टंड्रा में रहने वाले, इनहेबिटेंट का मतलब रहने वाले। सो फॉर्चुनेटली फॉर द टंड्रा इनहेबिटेंट, खुशकिस्मती है टंड्रा इनहेबिटेंट के लिए क्या, इम्पैक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज़ लोकलाइज्ड, कि जो सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है इंसान, सिविलाइजेशन का मतलब सोसाइटीज़, लोगों का, आप समझें दूसरे लफ्ज़ों में इंसान का। सो इम्पैक्ट ऑफ सिविलाइजेशन के इंसान का जो इम्पैक्ट है दैट इज़ लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज्ड है, यानी कि कम कम जगहों पे है। कहाँ कहाँ पे, अराउंड द ऑयल ड्रिलिंग साइट, कहीं पे जहाँ पे ऑयल निकाला जा रहा है उसको कहते हैं ऑयल ड्रिलिंग साइट, वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। पाइपलाइंस होंगी वहाँ पे भी इफ़ेक्ट होगा। माइंस जो काने हैं वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। एंड मिलिट्री बेसेस, और जहाँ पे फ़ौज वगैरह या फ़ौजी दस्ते वगैरह थे वहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा। बाकी जगहें क्या होंगी, ठीक होंगी। सो खुशकिस्मती है टंड्रा इनहेबिटेंट्स के लिए कि वहाँ पे लोगों का इम्पैक्ट कम है। हाँ, इम्पैक्ट जो है वो थोड़ी सी जगहों पे है, लोकल जगहों पे है। और वो लोकल जगह कौन सी हैं, ऑयल ड्रिलिंग साइट है, पाइपलाइंस है, माइंस हैं एंड मिलिट्री बेसेस हैं। ये आपका टंड्रा इकोसिस्टम कवर हो गया, यहाँ तक आपका टंड्रा इकोसिस्टम कवर हो गया। आगे हम एक जनरल देख लेते हैं दोबारा कि ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, जो भी आपने इकोसिस्टम पढ़े उस पर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट था, ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपने सारी पढ़ ली हैं। सो एक तो दोबारा भी आप इनको देख सकते हो। ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, इस शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। The expanding human population has left relatively few ecosystem undisturbed. इसका मतलब क्या है, द एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, के इंसान की आबादी बढ़ रही है और इस आबादी ने क्या किया है, हैज़ लेफ्ट रिलेटिवली फ्यू इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब। बढ़ती हुई इंसानी आबादी ने बहुत थोड़े से इकोसिस्टम हैं जो अभी तक अनडिस्टर्ब्ड हैं, बाकी मोस्टली इकोसिस्टम क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। सो एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ने सिर्फ चंद ही इकोसिस्टम रह गए जो अभी भी क्या हैं, अनडिस्टर्ब्ड हैं, बाकी सबको इंसानों ने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, ख़राब किया है, नुकसान पहुंचाया है। आवर इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम आर सो डाइवर्स, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, वो इतना डाइवर्स होता है, इतना मुख्तलिफ होता है, एंड वाइड, और इतना ज़्यादा होता है, वाइड रेंजिंग, दैट दे फार एक्सीड द स्कोप ऑफ दिस बुक, कि हम इनको इतने मुख्तलिफ तरीके से मुतासर करते हैं और इतना ज़्यादा मुतासर करते हैं कि वो आपके बुक के स्कोप से भी बाहर है। अगर हम इंसानी सरगर्मियों का जो इम्पैक्ट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर हम उनको लिखना चाहें तो आपकी बुक के स्कोप से ये चीज़ें बाहर हैं। इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय द पीपल टेंड टू बी सिंपल, कि वो इकोसिस्टम जहाँ पे इंसान रहते हैं, वो इकोसिस्टम बड़े सिंपल होते हैं। दैट इज़ दे हैव फ्यूअर स्पीशीज़, तो जब वो सिंपल होंगे, वो इकोसिस्टम जहाँ पे इंसान डोमिनेट करता है वो इकोसिस्टम सिंपल है। सिंपल का मतलब वहाँ पे फ्यूअर स्पीशीज़ होती हैं एंड फ्यूअर कम्युनिटी इंटरेक्शन, और वहाँ पे कम्युनिटी के इंटरेक्शन भी कम होते हैं। जब जानदार कम है ना तो कम्युनिटी के इंटरेक्शन भी कम होंगे। देन एन अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, और जो अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम होगा, जहाँ पे इंसान नहीं होगा, जहाँ पे लोग नहीं होंगे, वहाँ स्पीशीज़ भी ज़्यादा होंगी और वहाँ पे कम्युनिटी के इंटरेक्शन भी ज़्यादा होंगे। कहाँ पे, अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम में। सो ये आपका लेक्चर नंबर 13 था, और मेजर इकोसिस्टम जो चैप्टर है 26, इसका ये लास्ट लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।